हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये फाउंडेशन में पूछे जाने वाला एक अच्छा चैप्टर है और एक अच्छे वेटेज के साथ में मार्क्स कैरी करता है, तो फोकस रहेंगे इसमें। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल क्या होता है, राइट। मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में, ओके। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बिल। और मेरा सेकंड क्वेश्चन है, एक्सचेंज। बिल क्या होता है और एक्सचेंज क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ओके। ठीक है, देखिए बिल जो होता है और बिल एक्सचेंज हो, ये दोनों वर्ड को मिला के हम बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं, राइट। इस चैप्टर का नाम बिल ऑफ एक्सचेंज है। दोनों वर्ड का मीनिंग हम बाद में समझेंगे, पहले मैं एक छोटा सा आपको केस समझा रहा हूँ, केस स्टडी समझेंगे, उसके थ्रू हम ये करेंगे, ओके। और बेटा, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है ये लॉ बेस्ड चैप्टर है, राइट। ये हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है हमारा 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो ये जो चैप्टर है बेटा, ये इस लॉ के द्वारा गवर्न किया गया चैप्टर है पूरा का पूरा। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो बताया गया है इस एक्ट के सेक्शन 5 में बताया गया है। सेक्शन 5 जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग समझाता है, राइट। तो इस एक्ट का रेफरेंस देते हुए मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 वर्ड्स आ चुके हैं। पहला है हमारे पास बिल, व्हाट इज़ बिल। सेकंड है हमारे पास व्हाट इज़ एक्सचेंज। थर्ड है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज़ इंस्ट्रूमेंट, राइट। और नेक्स्ट हमारा नेगोशिएबल, ओके। ये हमारे पास में कुछ वर्ड्स आ चुके हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। तो ये नेगोशिएबल एक्ट है हमारा, उसके बारे में सब कुछ इस एक्ट में हमारे लिए बताया गया है। बिल्स के बारे में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में सेक्शन 5 में, ओके। तो एक केस स्टडी हम लोग देखते हैं। देखो बेटा, ये एक दुकान है, ओके। ये एक दुकान है और ये दुकान है बच्चों टेलीविज़न की, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, राइट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मिलते हैं। ये बहुत सारे टेलीविज़न्स यहाँ पर रखे हुए हैं, ओके। ये टेलीविज़न्स की दुकान है, यहाँ बहुत सारे टेलीविज़न्स मिलते हैं, ठीक है। ये टेलीविज़न्स लगे हुए हैं बच्चों यहाँ पर, है ना। और पता है आप लोगों को इस टेलीविज़न शॉप का मालिक कौन है, ये किसकी शॉप है? ये जो दुकान है, चलो मैं पहले इस दुकान का नाम बताता हूँ, फिर आप लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि किसकी दुकान है, ठीक है। इस दुकान का नाम है गार्डा इलेक्ट्रॉनिक्स। बताओ कि ये दुकान किसकी है, इस दुकान का मालिक कौन है गार्डा इलेक्ट्रॉनिक्स का?
ओके सर, इस दुकान का मालिक मिस्टर जेठालाल है। वेरी गुड, राइट। इस दुकान के ओनर कौन है बच्चों? मिस्टर जेठालाल। ये है मिस्टर जेठालाल और ये मिस्टर जेठालाल इस दुकान के ओनर है बच्चों, ठीक है। केस को बहुत अच्छे से समझेंगे। ये मिस्टर जेठालाल, जेठालाल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के ओनर हैं। अब क्या होता है, ये सुंदरी, इनका नाम आपको पता है कौन है? ये सुंदरी कौन है बच्चों? ये सुंदरी हैं मिसेस बबीता जी। यू नो बबीता जी, है ना, आप लोग जानते होंगे। क्या बोल रहे हो? ये तो जेठालाल का प्यार है, ये तो पता नहीं बच्चों, लेकिन आप लोग उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट। ये मिसेस बबीता जी हैं। अब कहानी ये है कि जो बबीता जी हैं, बबीता जी यहाँ से चल के आ रही हैं, कहाँ पर? मिस्टर जेठालाल की दुकान पर, राइट। बबीता जी जेठालाल की दुकान पे आ गई। अच्छा, इनके बाल वहाँ रह गए। चलो बालों को भी लेके आते हैं बच्चों। ये लो, मैं बाल भी ले आया और ला के ही सेट कर दिए, ठीक है। तो बबीता जी जो है वो जेठालाल की दुकान पे आई और जेठालाल से एक टेलीविज़न मांगती हैं, राइट। जेठालाल से बोलती हैं, अरे जेठू मेरे को एक टेलीविज़न चाहिए, राइट। जेठालाल बोलते हैं, क्यों नहीं बबीता जी, हम तो बैठे इसलिए। बस अब क्या हुआ, यहाँ पर बबीता जी ने जेठालाल से एक टेलीविज़न परचेज़ किया, टीवी परचेज़ किया, ओके। और इस टीवी की जो कीमत है वो ₹50,000 है बच्चों, ओके। 50,000 रुपये का एक टीवी परचेज़ किया है। किसने? बबीता जी ने। इन्होंने परचेज़ किया है, परचेज़, ओके, जेठालाल से। तो जो एक टीवी ये जो रखा हुआ है, ये टीवी किसने परचेज़ कर लिया? बबीता जी ने। और इस टीवी की कीमत कितनी है बच्चों? 50,000। अब क्या होता है यहाँ पर, बताओ मेरे को। अगर ये टीवी बबीता जी परचेज़ कर रही हैं तो अब जेठालाल क्या इनको टीवी दे देंगे ऐसे ही? देखो, प्यार मोहब्बत अलग है और बिजनेस अलग है ना। प्यार मोहब्बत और बिजनेस दोनों चीज़ें अलग हैं। प्यार मोहब्बत में टीवी गिफ्ट नहीं की जाती है, क्योंकि यहाँ तो बिजनेस का लॉस होगा। तो जेठालाल क्या बोलते हैं बबीता जी से? बबीता जी पैसे। जेठालाल बबीता जी से बोल रहे हैं पैसों के लिए, ओके। तो जब पैसों के लिए बोल रहे हैं जेठालाल बबीता जी से, तो बबीता जी क्या बोल रही है? अरे जेठू सुनो ना। जेठालाल बोले, हाँ बोलो ना। कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं पैसे बाद में दूंगी 2 महीने बाद। बेटा, अगर बबीता जी ये बोल रही हैं कि मैं पैसे बाद में दूंगी 2 महीने बाद, तो यहाँ पर ऐसी एंट्रीज हम पहले बना चुके हैं बचपन में, यानी कि उधार खरीदने बेचने की एंट्री है। ये बोला जाएगा कि बबीता जी जेठालाल से कैसे परचेज कर रही हैं। कौन सा परचेज है? उधार परचेज। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? क्रेडिट परचेज। यस या नो? ये कौन सा परचेज है? क्रेडिट परचेज, राइट। और यही जेठालाल के लिए क्या है बच्चों? क्रेडिट सेल। जेठालाल के लिए क्या है ये बेटा? ये जेठालाल की सेल है। और कौन सा सेल? क्रेडिट। तो बेटा, क्रेडिट सेल और परचेज की जनरल एंट्री तो हम बनाना बचपन में सीख चुके हैं। हाँ सर, बिल्कुल सीख चुके। तो बच्चा बताओगे, जेठालाल जब इसको उधार बेचेंगे बबीता जी को, तो पहली एंट्री अपने यहाँ क्या पास करेंगे? तो बेटा, जेठालाल अपने यहाँ पर पहली एंट्री पास करेंगे, बबीता जी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये एंट्री पास करेंगे 50,000 रुपये से। अगर उधार बेच रहे हैं तो बोलो यस या नो। ये एंट्री पास करेंगे। अब बबीता जी अपने यहाँ पे क्या एंट्री पास करेंगे बेटा? पहली एंट्री अगर बबीता जी पास करती हैं तो बबीता जी के लिए तो परचेज है, तो बबीता जी पास करेंगी परचेज अकाउंट डेबिट टू जेठालाल। बोलो, ये एंट्री होगी कितने रुपए से बेटा? 50,000 रुपये से। तो बबीता जी ने अपने यहाँ पे ये एंट्री पास की और जेठालाल ने अपने यहाँ पे एंट्री क्या पास की है? B2 सेल्स।
बेटा यहाँ पर ये एंट्री में हम ये मान के चल रहे हैं दोनों ही जगह के दोनों के लिए गुड्स ही है। बबीता जी भी आगे जाके टेलीविज़न को बेचेंगी, है ना, आप ज़्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे, हर चीज़ मैंने इसीलिए लिखा है। चलो अगर आप लोगों में जो बच्चे सोच रहे हैं सर बबीता जी तो यूज भी कर सकते हैं टेलीविज़न को, तो यहाँ पे टेलीविज़न लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है परचेज की जगह पे, ठीक है। अब सुनेंगे मेरी बात को बहुत ध्यान से। बेटा जो जेठालाल है ना, जेठालाल ये बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है, राइट। इनका जो दिमाग है, ये इनके दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग में इनके में फिर से ये जो दिमाग है यहाँ पर इनके दिमाग में आया कि भाई जेठा, अगर बबीता जी 2 महीने बाद पेमेंट लेके भाग गई, पैसे नहीं दिए, तो तू कहाँ ढूंढेगा बबीता जी को? तो तू बबीता जी को कहाँ ढूंढेगा? तो बबीता जी चलने ही वाली थी, तभी जेठू क्या बोल रहे हैं, बबीता जी सुनो सुनो सुनो। बबीता जी बोलती हैं यस जेठालाल यस। तो मिस्टर जेठालाल बबीता जी को क्या बोल रहे हैं, ज़रा सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। जेठालाल बोल रहे हैं बबीता जी सुनो, मैं आपको उधार तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है बबीता जी। जेठालाल बोलते हैं क्या आइडिया है बताओ। बबीता जी बोलती हैं क्या आइडिया है बताओ। तो जेठालाल बोलते हैं कि बबीता जी हम एक काम करते हैं कि मैं एक आपके लिए बिल बना रहा हूँ। बिल मीन्स एक कागज़ का टुकड़ा, है ना। क्या बोलते हैं जेठालाल कि मैं आपके लिए एक बिल बना रहा हूँ और उस बिल को आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक्सेप्ट करना है, और जो आप बोल रही हैं वही मैं उसमें लिखूँगा, वही मैं क्या करूँगा उसमें लिखूँगा। तो ये क्या बबीता जी ने बोला जेठालाल ये क्या होता है बिल, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या आप समझाएंगे? तो जेठालाल बोलते हैं कि हाँ बबीता जी क्यों नहीं, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अब ज़रा देखेंगे बिल क्या होता है, बिल को देखते हैं क्या समझाएंगे, अब ये कैसे समझाएंगे ज़रा देखेंगे हम लोग बिल, ठीक है। तो बच्चा लोग देखेंगे ज़रा, मैं आपको एक बिल दिखा रहा हूँ, बिल कैसे बनेगा, ओके। चलो यार इसको हटाते हैं, मुझे लग रहा है कि ये ड्रॉ नहीं हो पाएगा। चल हम ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमने एक बिल ड्रॉ किया। बिल क्या होगा, एक ऐसा कागज़ का टुकड़ा होगा बच्चों, है ना, ऐसा कागज़ का टुकड़ा होगा, उस पर लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा ज़रा देखो। हाँ इस पर लिखा जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें लिखा जाएगा कि बबीता जी यहाँ कितने महीने बाद पेमेंट कर रही थी, बोलो। आफ्टर 2 मंथ कर रही थी ना, आफ्टर 2 मंथ ये बोल के जा रही थी जेठा से, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, जेठालाल जी को ये पता है कि 2 महीने बाद बबीता जी पेमेंट करेंगे, तो जेठालाल जी इस बिल में क्या लिख रहे हैं ज़रा ध्यान से देखेंगे। जेठालाल जी इस बिल में क्या लिख रहे हैं, हाँ अब हम ये बहुत अच्छे से देखेंगे। जेठालाल जी इसमें लिख रहे हैं 2 मंथ, 2 मंथ आफ्टर, टू मिस्टर जेठालाल और ऑर्डर द sum of 50,000 50,000 rupee only. Value received
वैल्यू रिसीव, ये लिखा यहाँ पर, और यहाँ पर साइन। अब यहाँ पर लिखने के बाद ये बोल रहे हैं, यानी कि इन्होंने क्या बोला बबीता जी से, 2 months आफ्टर टू मिस्टर जेठालाल और ऑर्डर द सम ऑफ 50,000 सम ऑफ द 50,000 रुपी ओनली वैल्यू रिसीव, राइट। इतना वैल्यू रिसीव करेंगे, कौन करेंगे, टू जेठालाल के लिए, राइट। लिख जेठालाल ही रहे, ओके। अब यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, कौन एक्सेप्ट करेंगे बच्चों इसको, इसे एक्सेप्ट करेंगे, कौन इसे एक्सेप्ट करेंगी, यस बबीता जी। तो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया बबीता जी, और बबीता जी से कहा लीजिए बबीता जी, और यहाँ पर इन्होंने एक इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, बिल को यहाँ तक कर देते हैं, ठीक है, इतना बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, यहाँ पर इन्होंने एक स्टैंप लगा दिया, एक स्टैंप लगा दिया, और जैसे ही बेटा स्टैंप लगाया तो ये स्टैंप लगाते ही ये क्या बन गया, ये स्टैंप लगाती 50,000 रुपये का, ये बन गया बेटा एक लीगल इंस्ट्रूमेंट। जैसे ही स्टैंप लगाया तो ये कागज़ का टुकड़ा क्या बन गया, एक लीगल बिल बन गया, यानी लीगल टुकड़ा बन गया, ये कानूनी टुकड़ा कागज़ बन गया जैसे स्टैंप लगाया इस पर। अब इसके बाद बच्चा यहाँ पर इन्होंने क्या किया बेटे, इसको बबीता जी ने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। बबीता जी ने इसको एक्सेप्ट किया, और जैसे ही बबीता जी ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया, बेटा जी एक्सेप्ट कैसे करेंगे बबीता जी, अपने साइन करके। बबीता जी ने यहाँ पर अपने साइन किए और ये एक्सेप्ट हो गया। जैसे ये एक्सेप्ट हुआ तो अब ये कागज़ का टुकड़ा जो है ये क्या बन गया, एक लीगल इंस्ट्रूमेंट बन गया। मैं फिर से इंस्ट्रूमेंट का नाम ले रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ लिखा था ना आप लोगों के लिए इंस्ट्रूमेंट, ये देखो ये इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है, और यहाँ नेगोशिएबल लिखा गया है, ठीक है, और ये एक्सचेंज लिखा गया है। अब हम इसका मतलब समझेंगे। देखो इंस्ट्रूमेंट हम इसे क्यों बोल रहे हैं बेटा जी, ये बबीता जी की जगह पे कोई और भी इंसान हो सकता था जिसे जेठालाल जी नहीं जानते थे। इस कागज़ के टुकड़े ने जिस पे स्टैंप लगाया, इसने क्या काम किया, इसने सेल और परचेज को आसान कर दिया। यानी कि जेठालाल जी जब भरोसा नहीं कर पाते इस कागज़ के टुकड़े को, जैसे ही इन्होंने एक्सेप्ट किया तो एक लीगल इंस्ट्रूमेंट बन गया। तो इसने क्या काम किया, इसने सेल्स और परचेज की एक्टिविटी को आसान कर दिया, आसान कर दिया, है ना। तो जैसे ही आसान कर दिया, आसान किसी भी काम को आसान कौन करता है, कोई इंस्ट्रूमेंट, बोलो इंस्ट्रूमेंट मीन्स किसी ऐसी चीज़ें जो किसी भी काम को आसान कर दे। अभी बहुत काम आसान करेगा, हम आगे समझेंगे इस बिल को, ठीक है बेटा। तो ये क्या हुआ, इस बिल ने सेल्स और परचेज की एक्टिविटी को आसान कर दिया, तो इसलिए हम इसे इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। बेटा लीगल क्यों बोलते हैं इसे, लीगल इंस्ट्रूमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पर 50,000 रुपये का स्टैंप लगा हुआ है और इनके द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया है। बेटा अगर इन फ्यूचर बबीता जी जेठालाल को 2 महीने बाद आफ्टर 2 मंथ जो लिखा गया है, इसमें डेट लिखी गई है ना, ये देखो इसमें 2 मंथ्स का जो टाइम लिखा गया है, 2 मंथ्स आफ्टर 2 मंथ अगर बबीता जी जेठालाल को पेमेंट नहीं करती हैं तो बबीता जी के अगेंस्ट में जेठालाल क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, राइट। यानी कि यहाँ पर जेठालाल बबीता जी के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं और ये कोर्ट जा सकते हैं। किसके बेसिस पर, इस लीगल इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट, लीगल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। बिल जो होता है ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है, इस पर केस फाइल किया जा सकता है, ओके। तो इसीलिए लीगल इंस्ट्रूमेंट नाम आया यहाँ पर। एक्सचेंज क्यों आया यहाँ पर, एक्सचेंज इसलिए क्योंकि एक बिल ने, देखो यहाँ पर पैसा तो गया नहीं, क्या बबीता जी ने पैसे दिए जेठालाल को बबीता जी ने क्या पैसे दिए, नो नहीं दिए, राइट, पैसे नहीं दिए। लेकिन यहाँ पर टेलीविज़न किसके पास आ गया, बबीता जी के पास आ गया, तो यहाँ बेटा एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज किससे हुआ है, इस बिल से। अगर ये बिल नहीं दिया जाता तो एक्सचेंज नहीं होता। तो ये बिल जो होता है ये चीज़ों को एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है, और इस कागज़ के टुकड़े को हम क्या बोलेंगे, बिल बोलेंगे। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बिल क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, लीगल इंस्ट्रूमेंट इसे क्यों बोलते हैं। बेटा बोलो यस या नो, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट आपको, ओके। बेटा इसमें कुछ टर्म्स हैं, वो कुछ टर्म्स हम समझते हैं। यहाँ पर कितनी पार्टी हैं जरा बताओ मेरे को। यहाँ पर 2 पार्टी हैं, एक तो जेठू है और दूसरी बबीता जी हैं, यस या नो। एक तो है मिस्टर जेठालाल और दूसरी कौन है यहाँ पर, बबीता जी, है ना।
जेठालाल कौन है बेटा? जिन्होंने बिल लिखा है, किसके लिए? बबीता जी के लिए। और बबीता जी कौन है? कितने रुपए का बिल लिखा गया? ₹50,000 का बिल लिखा गया है बबीता जी के लिए, ठीक है, ₹50,000 फॉर 2 months, 2 महीने के लिए, है ना। और बबीता जी कौन है? जिन्होंने बिल को क्या किया? एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टेड बाय बबीता जी, यस है नो। और एक्सेप्ट करके ये बिल बेटा किसके पास आ गया? फिर से कौन रखेगा अपने पास इसे? मिस्टर जेठालाल। बिल इन्हीं के पास रहेगा 2 महीने तक। और 2 महीने बाद क्या होगा? 2 महीने बाद जेठालाल इस बिल को लेके कहाँ जाएंगे? फिर से या तो बबीता जी के पास आएंगे या बबीता जी के द्वारा बताए गए बैंक के पास जाएंगे, इनके बैंक से पैसा ले लेंगे, ठीक है। और अगर इन्होंने पैसा देने के लिए मना कर दिया, या बैंक में पैसे नहीं हुए, या बिल में साइन गलत किए हैं, तो ऐसे केस में ये बिल क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। और अगर ये मना करती हैं पैसे देने के लिए, तो जेठालाल इस पे क्या कर सकते हैं? बबीता जी पे केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल क्या है? ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है, ओके। यहाँ पर केस फाइल हो सकता है। और केस फाइल करेंगे तो केस किसके फेवर में जाएगा? यहाँ पर जेठालाल के फेवर में जाएगा, क्योंकि इन्होंने सब कुछ सही किया है। डिफ़ॉल्ट कौन कर रहे हैं यहाँ पर? बबीता जी कर रहे हैं। बोलो यस या नो। हाँ, तो मैं आपको समझा क्या रहा था कि यहाँ पर बेटा कुछ पार्टीज़ हैं, है ना, कुछ यहाँ पे क्या है? पार्टीज़। तो पार्टीज़ कौन है यहाँ पे? जो बिल लिख रहा है, एक है जो बिल लिख रहा है ना, इसे बोलते हैं बेटा ड्रॉअर, जो बिल को ड्रॉ करता है। ड्रॉ कौन कर रहा है? लिखा किसने? जेठालाल ने। तो इनको हम क्या करेंगे? बोलेंगे ड्रॉअर, इनको ड्रॉअर बोलेंगे बच्चों। और बिल को एक्सेप्ट किसने किया है? बबीता जी ने। तो बबीता जी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? ड्रॉई। जो बिल को एक्सेप्ट करता है उसे हम ड्रॉई बोलते हैं, और जो बिल लिखता है उसे हम ड्रॉअर बोलते हैं। तो बिल लिख कौन रहा है? मिस्टर जेठालाल, ड्रॉअर होंगे। और बिल को एक्सेप्ट कौन कर रहा है? ड्रॉई, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? ड्रॉई, जो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है। और ड्रॉई कौन है यहाँ पर? मिसेस बबीता जी। बबीता जी यहाँ पर ड्रॉई हैं। तो अब इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई। ड्रॉअर और ड्रॉई, यानी कि जो सामान बेचता है, जो बिल को लिखता है, उसे ड्रॉअर बोलते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है उसे ड्रॉई बोलते हैं। बेटा ड्रॉई को पेमेंट करना होता है। ड्रॉई को क्या करना होता है? पेमेंट करना होता है। कब? जब इसका टाइम कंप्लीट हो जाता है। इस बिल का टाइम कब कंप्लीट होगा? 2 महीने बाद, यस या नो। और ड्रॉअर को पेमेंट रिसीव करना होता है, इनको रिसीव करना होता है, रिसीव पेमेंट, है ना। इनको पेमेंट रिसीव करना होता है, किसको? ड्रॉअर को। तो ड्रॉअर पेमेंट रिसीव करता है और ड्रॉई पेमेंट करता है। तो इतनी सी चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा हम। तो अभी हमने क्या समझा? भी मैं इसको पहले तो दोबारा से एक बार यहाँ पे फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अभी हमने क्या समझा? हमने अभी यहाँ पे समझा कि सर 2 पार्टी होती हैं। एक ड्रॉअर होता है जो बिल को बनाता है, और एक ड्रॉई होता है जो बिल को एक्सेप्ट करता है। तो हमारे इस केस में मिस्टर जेठालाल और मिसेस बबीता जी 2 लोग थे। जो जेठालाल हैं ये ड्रॉअर हैं, और जो बबीता जी हैं ये क्या हैं बेटा? ड्रॉई हैं। जेठालाल ने जो सामान बेचा है बबीता जी को, एक टेलीविज़न बेचा है। अच्छा, बबीता जी की आंखें रह गई, लो इनकी भी आंखें मैंने बना दी, नाक भी बना दी, ओके। अब ये लग रही है ना बबीता जी, ओके। हाँ, तो यहाँ पर जेठालाल ने सामान बेचा था किसके लिए बच्चों? बबीता जी के लिए। सो लिख देता हूँ, ये लो, सोल्ड गुड्स टू बबीता जी ₹50,000, 50,000 रुपये का सामान बेचा, राइट? यही तो था। अब इसके बाद में क्या हुआ है? ड्रॉ अ बिल फॉर 2 month। बोलो यही था केस अभी तक। और इन्होंने क्या किया? एक्सेप्ट किया, बबीता जी ने उसको एक्सेप्ट किया। तो ये कौन बन गई बच्चों? ड्रॉई। और ये कौन थे हमारे? जेठालाल जी, ड्रॉअर। बोलो यस या नो। ये ड्रॉअर थे। तो ड्रॉअर और ड्रॉई, ये 2 चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब एक और मैं चीज़ आपको समझाता हूँ बेटा। इसमें एक होता है बेटे
टर्म्स ऑफ बिल, एक होता है इसमें टर्म्स ऑफ बिल, राइट। तो आप लोग बताएंगे टर्म्स ऑफ बिल क्या होता है? आपको पता है टर्म्स ऑफ बिल क्या होता है? टर्म्स ऑफ बिल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पॉइंट लिखते हैं हम, कुछ उनको समझेंगे इसके साथ साथ, इसी केस के साथ साथ। टर्म्स ऑफ बिल, टर्म ऑफ बिल, टर्म ऑफ बिल क्या होता है? बताओ जल्दी से। बेटा टर्म ऑफ बिल का मतलब होता है टाइम पीरियड्स, यानी कि ये बिल कितने टाइम के लिए लिखा गया, पहले मुझे ये बताओ। ये बिल लिखा गया सर 2 मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स। तो टर्म ऑफ बिल क्या हो गया बेटा? 2 मंथ्स, 2 महीने। इस बिल का टाइमिंग कितना है? 2 मंथ्स। तो टर्म ऑफ बिल क्या बोला जाएगा? 2 मंथ्स। यानी कि जो टाइम गैप होता है जिस दिन बिल लिखा गया है उस दिन से और जिस दिन पेमेंट होगा, जिस दिन बिल का पेमेंट होगा, उसके बीच का जो टाइमिंग होता है उसे हम टर्म ऑफ बिल बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलो सेकंड पॉइंट है बेटा हमारा ड्यू डेट। ड्यू डेट, ड्यू डेट कौन सी होती है बच्चों? ड्यू डेट बताओगे मेरे को, ड्यू डेट कौन सी होती है? बेटा ड्यू डेट होती है जिस दिन हम पेमेंट हमारा ड्यू हो जाता है, जिस दिन हमारा पेमेंट ड्यू हो जाता है उसे हम ड्यू डेट के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसी में हम एग्जांपल लेते हैं कि ये जो बिल लिखा गया था यहाँ पर इन दोनों के बीच में, ये मैं बिल फिर से बना देता हूँ। ये जो बिल लिखा गया था बेटा, ये बिल लिखा गया था सपोज करो 1/4/2021, 1 अप्रैल 2021 को लिखा गया था 2 महीने के लिए, 2 मंथ्स। तो बेटा बताओ इसका ड्यू डेट कब होगा? तो सर 1 अप्रैल 2021 से 1 मार्च 2021, सॉरी 1 अप्रैल 2021 से 1 मई 2021, 1 मंथ हो गया। और 1 मई 2021 से 1 जून 2021, 2 मंथ हो गए। तो बेटा यहाँ पर ये बिल की ड्यू डेट क्या हो जाएगी हमारी? 1/6/2021, यानी कि ये हमारी बिल की ड्यू डेट होगी जिस दिन पेमेंट ड्यू है। ओके, अब बेटे बात करते हैं हम यहाँ पर कि डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है। इसी में सारी चीज़ें इसी में ऐड हैं, मैं बता देता हूँ। ड्यू डेट क्लियर हो गई ना? डेज ऑफ ग्रेस, डेज ऑफ ग्रेस, डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है? डेज ऑफ ग्रेस का मतलब होता है बेटा, जैसे ड्यू डेट हमारी यहाँ पर 1 तारीख है, राइट। अब इसमें हमने 3 डेज एक्स्ट्रा दे दिए पेमेंट के लिए बबीता जी को, क्योंकि 3 दिन बाद और टाइम ले सकते हो आप। तो ये जो 3 दिन हमने एक्स्ट्रा दिए हैं, यानी एक्स्ट्रा देना, ये क्या होता है? ग्रेस टाइम होता है। ग्रेस, ग्रेस का मतलब समझते हो ना? जब मार्क्स हमारे किसी सब्जेक्ट में कम रह जाते हैं तो हमें ग्रेस से पास कर दिया जाता है, यानी एक्स्ट्रा मार्क्स दे के कर दिया जाता है। तो 3 डेज ये माना जाता है कि 3 दिन का टाइम है, चलो आप इस 3 दिन के टाइम में ड्यू डेट आने के बाद में, और अगर नहीं है आपके पास फंड अरेंज तो फंड अरेंज कर लो, 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाता है। या इसका ये भी रीज़न होता है कि अगर बिल बैंक से पेमेंट लिया जाता है तो बैंक को भी 3 दिन का टाइम लगता है उस प्रोसेस को पूरा करने में, इसलिए हम 3 डेज नॉर्मली लेके चलते हैं। तो इसे हम ग्रेस डेज बोलते हैं, राइट। 3 डेज ग्रेस की, तो ये 3 डेज ग्रेस के ऐड होते हैं। और उसके बाद जो डेट आती है उसे बोलते हैं हम डेट ऑफ मेच्योरिटी। डेट ऑफ मेच्योरिटी को समझने के लिए थोड़ा सा और हमें देखना पड़ेगा ठीक से, राइट। 4th पॉइंट है हमारा डेट ऑफ मेच्योरिटी, डेट ऑफ मेच्योरिटी। डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या होता है बेटा? डेट ऑफ मेच्योरिटी का मतलब होता है इस दिन पेमेंट होना है, पेमेंट डेट।
यानी कि इसमें डेज ग्रेस के ऐड होने के बाद जो बनेगी यहाँ पर वो डेट ऑफ मैच्योरिटी बनेगी। अब यहाँ इस दिन पेमेंट होना ही है। अब इसके कुछ केसेस होते हैं, उन केसेस को समझेंगे डेज ऑफ मैच्योरिटी के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट यही है इसके केसेस क्या क्या हो सकते हैं। ए केस देखते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, बिल में लिखा रहेगा कि ऑन डिमांड, जब बिल लिखा जाएगा, जब बिल बनाया जाएगा, ये कागज़ का टुकड़ा ये बनाया जाएगा, तो इसी में लिखा जाएगा ऑन डिमांड, या और क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे एट साइट। ये दो वर्ड आपको इसमें मिल सकते हैं। अगर ये दोनों वर्ड हैं एट साइट, ऑन डिमांड या एट साइट, तो ऐसे उसमें ये जो 3 डेज ग्रेस के हैं, 3 डेज ऑफ ग्रेस, ये बेटा ऐड नहीं करते, ये ऐड नहीं होंगे, 3 डेज ग्रेस के ऐड नहीं होंगे। इसका मतलब ही है बेटा ऑन डिमांड, यानी जब बोल दिया उस टाइम पे पे करना पड़ेगा। ऑन डिमांड का मतलब है ये, तो उसमें हम एक्स्ट्रा टाइम पीरियड नहीं देते हैं अगर ऐसा लिखा होता है तो। अंडरस्टैंड। दूसरा केस नंबर 2 यानी बी केस में क्या है बच्चों, देखो अभी जो मैंने आपको एक केस समझाया इसमें 2 मंथ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसमें 2 मंथ। बेटा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये बबीता जी बोलें कि हम आपको पैसे आफ्टर 45 डेज यानी 45 डेज में देंगे, डेज में, है ना, ये तो मंथ में था ये टाइमिंग। बबीता जी बोल सकती है 45 डेज बाद देंगे, या 60 डेज बाद देंगे, या आफ्टर 90 डेज देंगे। इस तरीके से मिल सकता है आपको, डेज में मिल सकता है, यानी टाइम पीरियड किस में मिल सकता है, डेज में मिल सकता है। तो बच्चों ऐसे उसमें क्या करना है हमको, इस उसमें हमको जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है, यानी कि ये ट्रांजैक्शन कब हुई है, हमारी ट्रांजैक्शन हुई है 1/4/2021 को, इस 1 तारीख को हमें इसमें इंक्लूड नहीं करना है। ऐसे उसमें हमें 1 तारीख को इंक्लूड नहीं करना है, यानी जिस दिन ट्रांजैक्शन होती है, जैसे बिल लिखा गया है 1/4/2021 को, ठीक है, कितने दिन के लिए, फॉर 60 डेज फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है। बिल कब लिखा गया है, 1/4/2021 को 60 दिन के लिए। अब बताओ इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 को, जो 1 तारीख है, इसे हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर बेटा अप्रैल में बताओ जल्दी से, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो अप्रैल के कितने दिन काउंट होंगे यहाँ पर, सर 29, यानी 1 दिन छोड़ दिया, ठीक है। प्लस अप्रैल के बाद आओ मई में कितने दिन होते हैं बेटा, 31। तो मई में 31 डेज होते हैं, तो 31 डेज, मई के कितने डेज काउंट होंगे, 31 डेज, ठीक है। तो बोलो, अब जैसे हमने 31 यहाँ हो गए, 29 + 31 कितने हो गए, 60 हो गए। अब 31, तो यहाँ पर ड्यू डेट कब हो रही है हमारी, 31 में पहुँच रही है बेटा, लास्ट डे को इंक्लूड किया जाएगा, 31 को इंक्लूड किया जाएगा, राइट। यानी कि टोटल कितने हो गए, 29 + 31 60 डेज हो गए। तो हमारे डेज कंप्लीट हो गए यहाँ पर बच्चों, बोलो यस या नो, बोलो जल्दी से। ओके, अब बेटा इसमें 3 डेज ऐड कर दो ग्रेस के, 3 डेज ऐड कर दो ग्रेस के। तो अब बताओ कहाँ पहुँच गए 31 के बाद में, बोलो जल्दी से, बोलो 31 के बारे में, बाद में 3 डेज ऐड करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे हम, 1 2 3 3rd ऑफ जून, बोलो यस या नो। तो इजिकल टू 3rd ऑफ जून। तो ये 3rd ऑफ जून क्या हो गई यहाँ पर, मैच्योरिटी डेट हो गई। बोलो यस या नो। तो अगर मतलब कहने का क्या है कि अगर डेज में गिवन है टाइम पीरियड, तो हम जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उस दिन को नहीं लेते, उसके अगले दिन से डेज काउंट करते हैं। और किसी में 30 डेज है या किसी में 31 है, उसके अकॉर्डिंग ही लेके चलते हैं। 31 का है मई तो 31 ही लेंगे, ये 30 का था अप्रैल तो 30 ही लेंगे। लेकिन
इससे पहले क्या था 2 मंथ, यहाँ क्या लिखा हुआ था जरा देखो, यहाँ पर लिखा हुआ था 2 मंथ, ये देखिए 2 मंथ लिखा हुआ था। अब 2 मंथ में अप्रैल जो है ये तो 30 का था, लेकिन मई कितने का था, 31 का था। तो सर यहाँ तो हमने दोनों, चाहे 30 का महीना हो चाहे 31 का हो, यहाँ चाहे 28 का हो, फेब 28 का भी होता है, तो ये 1 मंथ ही काउंट किया जाएगा। यहाँ पे हम ये नहीं देखते कि 31 का है तो 31 में एक दिन ज़्यादा हो रहा है, 30 का तो एक दिन कम हो रहा है, 28 का है तो कम हो रहा है डेज। नो, अगर हम मंथ में काउंट करते हैं तो मंथ यानी कि मंथ ही माना जाता है, चाहे वो 28 डेज का हो चाहे वो 30 का हो। लेकिन अगर हम डेज में काउंट करते हैं तो वो फिर डेज के अकॉर्डिंग चलता है, राइट। यानी कि 31 का 31 ही आएंगे उस मंथ में, लेकिन उसमें जिस दिन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, जिस दिन बिल लिखा गया है, उस ट्रांजैक्शन को इंक्लूड नहीं करते, नॉट इंक्लूडेड। बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? बोलो जल्दी से, नोट कर लीजिए इसको, आप लोग जल्दी से नोट करेंगे, फटाफट से जल्दी नोट करेंगे इसे। चलिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सी केस। सी केस देखते हैं, सी केस में क्या है बेटे, लास्ट पॉइंट है इसका सी केस। इसमें क्या, देखो अब सपोज करो कि बिल की यहाँ पे मेच्योरिटी डेट 2 मंथ्स के लिए बिल लिखा गया है, राइट। कितने मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए। अब बेटा जब बिल मेच्योर हुआ, सपोज करो उस दिन, जिस दिन मेच्योर हो रहा है उस दिन क्या है, पब्लिक हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे है बेटा। अगर उस दिन पब्लिक हॉलीडे तो क्या होगा, बता सकता है कोई बच्चा? पब्लिक हॉलीडे तो क्या होगा? लाइक हम मान लेते हैं कि जिस दिन बिल मेच्योर हो रहा है उस दिन 26 जैन है। 26 जैन क्या है बेटा, पब्लिक हॉलीडे है, छुट्टी रहती है 26 जैन को। तो अब हमारी मेच्योरिटी डेट क्या होगी? तो ऐसे केस में अगर पब्लिक हॉलीडे होता है तो बिफोर 1 डे, यानी एक दिन पहले हमारी क्या होती है, मेच्योरिटी डेट होती है। तो इसकी मेच्योरिटी डेट क्या होगी, 25 जैन। ओके बच्चों। बेटा अगर पब्लिक हॉलीडे नहीं है, अनसर्टेन हॉलीडे है, यानी कि अचानक से हॉलीडे हो गया, आपातकाल लग गया, कुछ भी हो गया, अनसर्टेन हॉलीडे है, पहले से पता नहीं था, अचानक से हो गया। जैसे सपोज 24 जैन को सडनली हॉलीडे हो गया, पहले से पता नहीं था। ओके, तो ऐसे केस में आफ्टर यानी अगला दिन, यानी कि 25 जैन क्या होगी, यहाँ पर मेच्योरिटी डेट होगी, यानी कि अनसर्टेन हॉलीडे। अनसर्टेन हॉलीडे, अनसर्टेन हॉलीडे में एक दिन आगे जाता है और पब्लिक हॉलीडे में एक दिन पहले आता है। क्लियर हो गया? ये हम कैलकुलेट करते हैं डेट ऑफ मेच्योरिटी। तो बेटा डेट ऑफ मेच्योरिटी कैलकुलेट करने का तरीका समझ में आ गया। 3 केस थे हमारे डेट ऑफ मेच्योरिटी कैलकुलेट करने के। बोलो यस या नो? ओके बेटा, इसमें एक केस और है, एक हमें वर्ड और समझना जिसका नाम है पेई। एक वर्ड और है हमारा जिसका नाम क्या है, पेई। पेई क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? पेई, पेई क्या होता है? पेई, पेई कौन होता है? अभी हम एक इसी केस को ले लेता हूँ, ये लो, ये मिस्टर जेठालाल, ये मिसेस बबीता जी। ओके, बाल ज़्यादा लगे हुए हैं, ये लो, ये लो, क्या बात, हवा चल रही है बच्चों, हवा में बाल उड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये मिस्टर जेठालाल और ये मिसेस बबीता जी। तो बताओ यहाँ पर पेई कौन होगा? पेई, ये जेठालाल है और ये बबीता जी हैं, ठीक है। वही 50,000 रुपये वाला केस है, 50,000 का बिल लिखा गया है, इन्होंने एक्सेप्ट किया है। बीआर किसके पास है? जेठालाल के पास। अच्छा, जेठालाल के लिए तो इसको बीआर बोलेंगे, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इनको पेमेंट मिलेगा, रिसीव होगा। और बबीता जी को इसी को क्या बोलेंगे? बिल्स पेबल। बबीता जी के लिए क्या बोला जाएगा? बिल्स पेबल, यही कागज़ का टुकड़ा, क्योंकि बबीता जी को इसके अगेंस्ट में पेमेंट करना है, जेठालाल के लिए इसके अगेंस्ट में पेमेंट रिसीव होना है। तो इसी कागज़ के टुकड़े को इनके लिए यानी ड्रॉई के लिए क्या बोला जाएगा? ये बिल्स पेबल। और ड्रॉवर के लिए क्या बोला जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। तो बेटा इस केस में पेई कौन होगा? तो मैं आपको बता दूं, पेई बेटा वो पर्सन होता है जिसको पैसा लास्ट में मिलता है। तो अब इस केस में बबीता जी किसको पेमेंट करेंगी? बोलो जल्दी से बच्चों, बबीता जी किसको पेमेंट करेंगी? सिर्फ बबीता जी जेठालाल को पेमेंट करेंगे। तो इस केस में पेई कौन?
जेठालाल। ड्रॉवर कौन? जेठालाल। ड्रॉ और पे दोनों कौन है बेटा? जेठालाल। ठीक है सर, क्या पे ही चेंज हो सकता है? बिल्कुल चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है ये हम सीखेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। पे ही कैसे चेंज होगा ये नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज हमने क्या क्या सीखा? पहले सीखा हमने बिल क्या होता है, फिर हमने सीखा बिल को हम लीगल इंस्ट्रूमेंट क्यों बोलते हैं, बिल को हम लीगल इंस्ट्रूमेंट क्यों बोलते हैं। उसके बाद हमने सीखा इससे कैसे एक्सचेंज होता है, राइट। इसके बाद हमने सीखा टर्म्स ऑफ बिल क्या होता है, बिल के कुछ टर्म्स सीखे। डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या होता है, राइट, टर्म्स ऑफ बिल। दूसरा हमने सीखा ड्यू डेट। तीसरा हमने सीखा मेच्योरिटी डेट, डेज ऑफ ग्रेस, राइट, ये हमने सीखे। अब हम कल इसकी अकाउंटिंग सीखेंगे, राइट। क्या सीखेंगे? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हम क्या सीखेंगे कल? इसका नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे और इसके साथ जितने भी इसके केसेस हैं उनको हम साथ ही साथ करते जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इसकी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग यानी कि इनकी अकाउंटिंग क्या होगी। जब बिल बनेगा तो उसकी अकाउंटिंग क्या होगी, राइट। बिल डिसऑनर होगा तो उसकी डिसऑनर मिस बिल कैंसिल भी हो सकता है ना बेटा, कभी साइन भी मिसमैच हो सकते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग क्या होगी। ये हम अकाउंटिंग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।